Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Maths Point. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिजिक्स के पहले चैप्टर के साथ. कौन सा चैप्टर है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. लाइट क्या चीज होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, लाइट के सोर्सेज क्या हैं, लाइट किस तरह से एक ही मीडियम में रहेगी या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा सकती है, क्या लाइट का रिफ्लेक्शन है, क्या रिफ्रैक्शन है, कौन कौन से फिनोमिना इसके अंदर होंगे, वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी बुक में से 10th का लाइट चैप्टर. पहले आप लोगों ने क्लास 8th में लाइट के बारे में कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज लाइट? सबसे पहले कोई भी चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम का मतलब ही आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज लाइट? सिंपल सी बात है, लाइट वो चीज है जिससे हमें चीजों को देखने में हेल्प मिलती है. ब्यूटीफुल वर्ड है, कलरफुल वर्ड है. अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा. तो आप कह सकते हैं लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं. लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट स्टिमुलेट्स आवर सेंसेस ऑफ साइट. जो स्टिमुलेट करती है हमारे सेंसेस को, जो हमें देखने में हेल्प करती है, उसी चीज को क्या कहते हैं? लाइट बोलेंगे. क्या लाइट के बिना कुछ भी देख सकते हैं? विदाउट लाइट वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. तो लाइट क्या करेगी? हमें चीजों को देखने के लिए अनेबल करती है. क्लियर हो गया लाइट क्या चीज है. इसके बाद जनरल चीज है ये सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट आपको कहाँ से मिलेगी? दो ही सोर्सेज हो सकते हैं, एक तो नेचुरल सोर्स हो सकता है और दूसरा मैनमेड यानी आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है. नेचुरल सोर्स के अंदर कौन आएगा? सन. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्स के अंदर कौन आएगा? सन. और दूसरा क्या है? ब्राइटनेस ऑफ स्काई. ये किसके अंदर आएंगे? नेचुरल सोर्सेज के अंदर. और आर्टिफिशियल सोर्सेज के अंदर तो बहुत सारे आते हैं. ट्यूबलाइट है, बल्ब है, लैंप है, एलईडी है, सीएफएल है. ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी? आर्टिफिशियल के अंदर आएंगी. अब इसमें से देखो सीएफएल, सीएफएल एंड एलईडीज, इनका फुल फॉर्म आना चाहिए आपको. सीएफएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप. एंड एलईडी का क्या हो जाएगा? लाइट एमिटिंग डायोड्स. इनके फुल फॉर्म आने चाहिए. आगे कहीं पर भी छोटे मोटे एग्जाम के अंदर भी इनका कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, उस टाइम पर दिमाग में नहीं आता कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और लाइट एमिटिंग डायोड इनके फुल फॉर्म होंगे. ये चीज आपको आनी चाहिए. तो ये तो थोड़ा सा बेसिक था कि लाइट क्या है और क्या है लाइट के सोर्सेज. अभी थोड़ी सी चीजें और करेंगे इसके अंदर, देखते हैं आगे क्या है. अब बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट. कैसी होती है लाइट, क्या नेचर है लाइट का. सबसे पहली बात ये कि लाइट जो है ये आपका स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है. लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी. और दूसरी चीज ये कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं. जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं. नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको ट्रांसमिट होने के लिए या जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसका मतलब लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कैसी वेव्स हैं ये? लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स इनको बोला जाता है. नॉन मैकेनिकल का मतलब क्या होगा? जहां पर मीडियम की मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं. अब यहाँ मीडियम वर्ड आया है. मीडियम क्या चीज होती है? मीडियम, मीडियम और ट्रांसपेरेंट पाथ है. ट्रांसपेरेंट पाथ जिसमें से लाइट ट्रेवल करेगी. ट्रांसपेरेंट पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल, इसको क्या करेंगे? थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, उसको क्या कहते हैं? मीडियम बोलेंगे. ठीक है. तो लाइट को तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तभी तो वैक्यूम के अंदर भी लाइट ट्रेवल करती है. जबकि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो साउंड क्या हो जाएगी? मैकेनिकल वेव के अंदर आएगी. और लाइट किसके अंदर आएगी? नॉन मैकेनिकल के अंदर आती है. तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ ये मिल गई कि नॉन मैकेनिकल वेव है. दूसरी में लाइट की स्पीड कितनी रहेगी? लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. मैक्सिमम है किसके अंदर? वैक्यूम में. वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? लाइट की रहेगी. जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में वो पढ़ा था ना, लाइटनिंग एंड थंडर.
लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है, थंडर बाद में सुनाई देता है। क्यों? साउंड की स्पीड जो है वो कम होती है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। कितनी होगी लाइट की स्पीड, ये आपको याद होना ही चाहिए। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऊपर पहले क्या दिया हुआ था, स्पीड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। बिल्कुल, स्पीड मीडियम पे डिपेंड करेगी। जैसे वैक्यूम में तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी, एयर में इक्विवेलेंट टू वैक्यूम। और अगर कोई दूसरा मीडियम अगर आ जाएगा, सपोज दैट कोई सॉलिड मीडियम आ गया या लिक्विड मीडियम आ गया, तो अकॉर्डिंगली जो है लिटिल बिट स्पीड कम हो जाती है उसमें। इन ग्लास एंड वाटर स्पीड डिक्रीजेस, कम हो जाएगी। एयर में जैसे मैंने आपको भी बोला ही था, एयर में कैसी रहेगी, सेम एज वैक्यूम। तो छोटा मोटा कोई पॉइंट्स में अंतर आ गया तो आ गया, अदरवाइज सेम रहती है। नेक्स्ट आएगा इसमें वेवलेंथ कितनी होगी, जितनी जो लाइट आप देखते हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, या आपको कितनी वेवलेंथ की लाइट को आप लोग देख सकते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए, ये दोनों चीजें तो सिंपल सी थी, इसलिए मैंने ज्यादा इनको आपको डिटेल में बताया नहीं। अगला है फोटोन नेचर। फोटोन, व्हाट इज फोटोन? फोटोन क्या चीज होती है? फोटोन एक्चुअली एनर्जी बंडल्स होते हैं। फोटोन टर्म आप लोगों ने सुनी होगी पहले भी। फोटोन होते हैं एनर्जी बंडल्स, लाइट के एनर्जी बंडल्स को फोटोन बोला जाता है। अब आप देखिए कि जो लाइट है ना, इसके पास कोई भी मतलब मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। लाइट पार्टिकल्स मासलेस होते हैं, मास नहीं होता, फिर भी इसके पास क्या होती है, एनर्जी भी होती है और इसके पास मोमेंटम भी होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो मासलेस पार्टिकल है उनको क्या बोलते हैं, उन मासलेस पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन। टाइनी पार्टिकल है, और टाइनी पार्टिकल को क्या बोला, फोटोन बोलते हैं। यानी फोटोन का क्या मतलब हो गया, एनर्जी बंडल्स हैं ये, एनर्जी बंडल्स, एनर्जी बंडल्स, मासलेस पार्टिकल्स होते हैं ये। यानी इसका आगे अगले वाले टॉपिक के अंदर बताऊंगी वो। आगे है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लाइट जो है क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। वैक्यूम के अंदर लाइट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर ये वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा कि इधर एक कैंडल रखी है, यहाँ पर कार्डबोर्ड, अगेन कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, इसके बीच में होल रहता है और इधर ऑब्जर्वर होता है। इधर ऑब्जर्वर है, यहां से जब आप देखते हैं होल के थ्रू तो आपको कैंडल की फ्लेम जो है वो साफ दिखाई देती है। अगर इसमें से एक भी कार्डबोर्ड को आपने इधर से डिस्प्लेस किया तो आपको कैंडल की फ्लेम दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है लाइट ट्रेवल करती है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? सिंपल चीजें हैं ये, जो सारी आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर कर रखी हैं, यहाँ पर जस्ट हम इनको रिकॉल कर रहे हैं एक बार। आगे होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, वैक्यूम या होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइट आपकी ट्रेवल करेगी। चलते हैं आगे की तरफ। अगले वाले टॉपिक में क्या दिया आपको, हाँ जी, अब देखिए, अभी जैसे मैंने पहले बोला आपको, अभी फोटोन जब पढ़ा रही थी आपको तो मैंने बोला कि अभी एक पॉइंट मुझे आपको बाद में बताना है। वो पॉइंट कौन सा है? एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि लाइट का नेचर जो है ना, वो डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर, डुअल नेचर का क्या मतलब हुआ, दो तरह का बिहेव करती है ये। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर फर्स्ट पेज पे, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे क्या दे रखा है, एक बॉक्स दिया हुआ है आपको ऑरेंज कलर का, उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। डुअल नेचर है, दो तरह का बिहेव करेगी। क्यों करेगी? एक बार ये वेव की तरह बिहेव करेगी और एक तरह ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है उसके बारे में अभी बात करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि लाइट जो है वो क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी तो सीधी जाएगी है। अगर अब मान लो कि इसके रास्ते में कोई छोटा पार्टिकल आ गया, इसके रास्ते में अगर कोई छोटा पार्टिकल आया, तब भी क्या ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी? तब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी। छोटा ओपेक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आ गया था तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, ये इसके चारों तरफ सर्कल बना लेगी, चारों तरफ सर्कल बना लेगी, या इसका रास्ता जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, यही बोला था मैंने आपको, लाइट क्या हो जाएगी, इसके बैंड हो जाएगी, बैंड हो जाएगी ना। उसके बाद इस बैंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन हो गया, इसका मतलब लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है। इसका मतलब साइंटिस्ट ने यहाँ क्या बोला कि जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है तो वेव की फॉर्म में जाएगी। वेव ऐसी तो जाती है ना, तो कि वो वेव की फॉर्म में जाती है। ये बात समझ में आई? अब
ये मान ली गई थ्योरी कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में जा रही है, वेव की थ्योरी में जा रही है, सॉरी वेव की फॉर्म में जा रही है। साइंटिस्ट का नाम आपको 10th स्टैंडर्ड में करने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट का नाम आप 11 12th के अंदर करिएगा, ठीक है। तो वेव की फॉर्म में जा रही है। पर अब आगे जब आगे जैसे जैसे और स्टडीज हुई तब क्या देखा गया कि लाइट का जब मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा था उसमें ये वेव थ्योरी काम नहीं कर रही थी। उस टाइम पर क्या कहा गया कि लाइट जो है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो वहां पर बोला गया कि लाइट पार्टिकल से मिलकर के बनी है। यानी पहले बोला वेव से बनी है, फिर क्या बोला गया, पार्टिकल से बनी गई है। फिर दोनों को फेल कर दिया। फिर अभी जो मॉडर्न थियरी आई है वो क्या कहती है कि लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर है। ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और ये वेव की तरह भी बिहेव करती है, दोनों की तरह बिहेव करती है। ये मतलब होता है डुअल नेचर ऑफ लाइट का। वो बॉक्स जो ऑरेंज कलर था वो सारा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, चीजें समझ में आ गई। फिर भी यहाँ देख लेते हैं क्या है, यहाँ तक मतलब हो गया था अपना वेव एंड पार्टिकल नेचर है लाइट का। वेव की तरह बिहेव कब करेगी, जब हमने किसको एक्सप्लेन किया है, डिफ्रैक्शन को किया है। और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मतलब थ्योरी कौन सी आती है, फोटोन थ्योरी आती है। फोटोन क्या थे, एनर्जी बंडल्स थे। ज्यादा एलेबोरेशन इसका, ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका आपको हायर स्टडीज के अंदर, हायर क्लासेस के अंदर मिलेगा। यहाँ 10th के लिए आपको इतना ही सफिशिएंट है करने के लिए। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट, जनरल सोर्स ऑफ लाइट हम लोगों ने किया था, जो हम छोटी क्लासेस के अंदर करते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट आपका मैनमेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। आगे हमारे पास कुछ और टाइप हैं सोर्सेज ऑफ लाइट के, उनको देखते हैं। सोर्स ऑफ लाइट के एक्चुअल में मतलब क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है, जो लाइट को निकालता है, उसको क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। अब सबसे पहला है टाइप बेस्ड ऑन इमिशन। लाइट बेस्ड ऑन इमिशन, उसमें कौन सा आएगा, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब अपनी लाइट, अपनी खुद की लाइट देता है, खुद की लाइट देता है। एग्जांपल में क्या आ जाएंगे, सन, स्टार, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल, फायरफ्लाइज। अब आपको लगेगा मैम ये तो बहुत इजी चीजें हैं, ये आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हम लोग कर लेंगे। अभी बेटा लग रहा है कि कर लेंगे, जब एग्जाम आता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हैं तो वहां पर इसके जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें आप लोग अटक जाते हैं। बहुत छोटी छोटी टर्म्स भी होती हैं, कई बार हमारे सिर के ऊपर से चली जाती हैं या हमें दिमाग में नहीं आती हैं, तो उन सब चीजों को करना है। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके फिर आगे चलेंगे लाइट में, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस, जिनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, दूसरे की लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। वो दिखाई हमें क्यों देते हैं, क्योंकि वो दूसरे की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा कौन, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था उसकी लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे हमें वो दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। जैसे कोई भी चीज, सारी चीजें बाकी जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती उनको छोड़ करके बाकी की सारी चीजें क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। समझ में आ गया। अगला है टाइप बेस्ड ऑन साइज ऑफ सोर्स। साइज कैसे, दो ही साइज होते हैं, या तो छोटा होगा या बड़ा साइज होगा। छोटा साइज होगा तो उसको बोलेंगे पॉइंट सोर्स, बड़ा साइज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स। पॉइंट सोर्स में वेरी स्मॉल है, और एक्सटेंडेड में क्या आ गया, एप्रिसिएबल, ये साइज उसका क्या हो गया, बड़ा हो गया, जैसे ट्यूबलाइट, कैंडल फ्लेम और सन, ये हो गया। लेजर लाइट जो होती है, लेजर लाइट का पॉइंटर है, या आपका रिमोट का जो बल्ब होता है वो किसके अंदर आ जाएंगे, पॉइंट साइज के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ। अगली स्लाइड क्या कह रही है, अच्छा अभी तो और बाकी है भाई। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन लाइट ट्रांसमिशन। ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं अब हम लोग कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को कितना ट्रांसमिट करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट को आप लोग 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है, ओपेक, जो अपने में से लाइट को पास ही नहीं होने देगा, जिसके थ्रू लाइट जाएगी ही नहीं, वो कौन सा हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट। और ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, शार्प शेडो बनाएगा, शार्प शेडो बनाता है, क्योंकि लाइट तो पास होगी नहीं। जब जब ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं होगी तो लाइट तो क्या करेगी, उसके बैंड हो जाएंगे ना, डिफ्रैक्शन जो हम लोगों ने बोला था, तो ये क्या करेगा, शेडो बनाएगा। तो ओपेक में तो वुड, मेटल, स्टोन, कार्डबोर्ड, ये इजी चीज है। अगला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में से लाइट अपने आप में से पास हो जाने देगा, ऑल अलाउ मोस्ट लाइट टू पास थ्रू, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट विल पास थ्रू फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, आर पार चली जाएगी लाइट इसमें, और ऑब्जेक्ट जो हमें क्लियरली विजिबल हो जाएगा, कैन बी सीन क्लियरली थ्रू देम। किसी भी ऑब्जेक्ट को आर पार, जैसे ग्लास है, ग्लास अपने में से लाइट को पूरा पास होने देगा, सो दैट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा वो। क्लियर ग्लास हो गया, क्लीन वाटर, एयर। कहते हैं ना कि कुछ नदियों का पानी ऐसा है जिसमें मछलियां नीचे तैरती हुई साफ दिखाई देती हैं,
तो वहां पर भी वो किसका काम करेगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का काम करता है। ट्रांसलूसेंट, ये पार्शियली अपने में से लाइट को पास होने देगा, पार्शली, कुछ लाइट जाएगी और कुछ नहीं जाएगी। तो ओपेक में तो हमें आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई दिया था, शेडो बन गई थी। ट्रांसपेरेंट में हमें बिल्कुल क्लियर आगे का दिखाई दे रहा था, और ट्रांसलूसेंट में थोड़ा बहुत दिखाई देगा, पूरा क्लियरली विजिबल नहीं होगा, जितनी लाइट जाएगी उतना ही हमें दिखाई देगा। इसके एग्जांपल के अंदर क्या आ जाएगा, बटर पेपर आ जाता है, ऑयल्ड पेपर आ जाएगा, या जो बाथरूम के अंदर ग्लास लगे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं ये, फ्रॉस्टेड ग्लासेस, वो आ जाएंगे। बटर पेपर हो गया, ऑयल्ड पेपर हो गया, फोग हो गया। ये एग्जांपल्स आप लोग इसमें जरूर याद कर लेना। ये ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सबको याद हो जाएंगे इजिली, इनके आप लोग एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। चलेंगे आगे की तरफ, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। हाँ जी, अब शुरू करते हैं लाइट के बारे में, कुछ चीजों के, लाइट के बारे में कुछ चीजें जानेंगे हम लोग। बेसिक टर्म से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है रे ऑफ लाइट। ये बना दिया एक एरो, इसको क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। ये क्या करता है, डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, यानी डायरेक्शन, मैंने बोला ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बताएगा। डायरेक्शन किसकी बताएगा, ये लाइट की डायरेक्शन बताएगा, लाइट पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइट को बताएगा कौन, रे ऑफ लाइट। ये एरो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा है बीम ऑफ लाइट। अब मैंने बोला ये लो, एक रे और बना दी, एक रे और बना दी, एक रे और बना दी, ये क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, ये इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आगे जब आप क्या करेंगे, रे डायग्राम जब बनाएंगे, तब वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम में मतलब जो लाइट रेज होंगी वो क्या रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। जैसे सनलाइट के, सन रेज के अंदर होती है पैरेलल रेज होती है। एक आता है इसके अंदर कन्वर्जेंट बीम। बीम ऑफ लाइट है ना, इसमें भी तीन तरह का है, पैरेलल बीम, लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जन का क्या मतलब होता है, लाइट रे आ रही है और एक पॉइंट पर क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं, जस्ट लाइक दैट। ये लो, ये क्या हो गई है, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ये वाला जो बीम हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ एग्जांपल में क्या दिया, लाइट फोकस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। जो भी लाइट रेज आएंगी वो उनको एक पॉइंट पर फोकस कर देगा, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। समझ में आ गया, वो हो जाएगा कन्वर्जिंग बीम। एक क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम में क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग का जस्ट अपोजिट। कन्वर्जिंग में क्या हो रहा है कि लाइट रेज जो आ रही है एक पॉइंट पर फोकस हो रही है, यानी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। डाइवर्जिंग में क्या होगा, एक पॉइंट है, इससे लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चली जाएंगी, कुछ इस तरह से। ये वाला बीम हो जाएगा डाइवर्जिंग बीम। जब भी आप लोग लाइट रेज को बनाएंगे, ध्यान रखिएगा उसमें एरो जरूर रिप्रेजेंट करिएगा, एरो जरूर बताइएगा। आगे जब रे डायग्राम आएंगे तो उसके अंदर भी एरो जरूर दिखाना, एरो नहीं दिखाएंगे तो नंबर कट जाएगा आपका। ये दीजिए, ये बन गया डाइवर्जिंग बीम। समझ में आ गई। एग्जाम्पल में क्या दिया है, लाइट फ्रॉम अ बल्ब, बल्ब से जो लाइट आ रही है, एक सोर्स, एक पॉइंट है, वो टंगस्टन से जो फिलामेंट होता है वहीं से तो लाइट निकलती है ना, क्या करेगी वो, स्प्रेड कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। समझ में आ गई चीजें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये था लाइट फ्रॉम बल्ब, और यहाँ था लाइट फोकस बाय कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ थी सनरेज। आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब स्टार्ट हो गया आपका चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट करना है, यानी लाइट रे अगर किसी भी सरफेस को जाकर के टकराएगी और हिट करके वापस आ जाएगी, या हमें कहना चाहिए कि एक लाइट रे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू अ पॉलिश्ड सरफेस, थ्रू अ स्मूथ सरफेस, तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस इन विच लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस बाउंसेस बैक एट द सेम मीडियम। उसी मीडियम के अंदर आएगी, लाइट टकराएगी और उसी मीडियम के अंदर आएगी। जैसे यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए ये कोई स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, इस तरह की जो लाइनिंग दिखाई जाती है इसका मतलब है कि कोई पॉलिश्ड सरफेस है। ये लाइट रे यहाँ पर आएगी, ये लाइट रे इस तरह से यहाँ स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद क्या है, ये इधर चली गई, वापस इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। वहां लिखा हुआ है इनटू द सेम मीडियम। यहाँ देखिए ये एयर थी, ये एयर में आई और एयर में ही क्या चली गई, वापस चली गई। इसी को क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो गया सेम मीडियम के अंदर, जिसको क्या नाम दिया आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम दे दिया। समझ में आ गई चीज। एक और डेफिनेशन दे रखी है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रे फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वापस क्या कर दिया, सेंडिंग बैक, एक सरफेस के ऊपर जो लाइट रेज आई थी उनको आपने सेम मीडियम के अंदर वापस भेज दिया है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो डेफिनेशंस हैं, दोनों में से जो आप लोगों को अच्छी लगे आप लोग इसमें कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इसके अंदर, जो लाइट की स्पीड, ध्यान रखिएगा इसका, लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ एंड लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये चेंज नहीं होंगी। रिफ्लेक्शन के अंदर स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ये चेंज नहीं होंगी, डजंट चेंज, ये चेंज नहीं होंगी। क्यों चेंज नहीं होंगी, क्योंकि मीडियम सेम है, मीडियम सेम है इसलिए चेंज नहीं होंगी। फिर चेंज क्या होगा, चेंज होगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जानते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड, क्लास 8 में आया था एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी, ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, किसी को ध्यान हो तो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 9th क्लास में आया था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी। कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा लाइट आ गई इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, कम लाइट होगी इंटेंसिटी कम होगी। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया के अंदर कितनी एनर्जी आई, ज्यादा एनर्जी आई इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, कम एनर्जी आई इंटेंसिटी कम हो गई। तो रिफ्लेक्शन के अंदर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी उसको देखिए आप। अब ये लाइट रे यहाँ आएगी, ये पॉइंट ऑफ इस पॉइंट पर आ गई है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ जब ये टकराएगी यानी इसका मतलब ये सरफेस से टकराएगी। कुछ लाइट रेज जो है सरफेस से पार्शियली पार भी तो होंगी, या ये बोले कि सम ऑफ द लाइट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो ये सरफेस भी तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई। यहाँ लिख भी रखा है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी रिफ्लेक्शन में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये भी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये सेम मीडियम में है। एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये डिक्रीज हो जाएंगी, मैंने चेंज टर्म यूज की थी, कम हो जाएंगी। चेंज भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। कम हो जाएंगी क्यों, क्योंकि सरफेस भी क्या करेगा, सम लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ गई चीजें। अच्छा ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये टर्म्स क्लियर है आप लोगों को। वेवलेंथ, लेंथ ऑफ अ वेव, लेंथ ऑफ अ वेव, टू सक्सेसिव क्रिस्टल ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट एरिया, सॉरी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे या 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब कुछ बेसिक टर्म है, उन बेसिक टर्म को करने से पहले हम लोग क्या करें, एक डायग्राम बना लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ बना बनाया डायग्राम भी आपको ला सकती थी यहाँ पर, लेकिन हम लोग टर्म्स को भी क्लियर करते जाएंगे और डायग्राम को भी आप लोग खुद ही बनाने की ट्राई करिएगा। बने बनाए डायग्राम तो आपकी बुक में भी है, वहां से भी देख सकते हैं। सबसे पहला आएगा मिरर, मिरर है ना, मिरर। ये देखिए एक ग्लास ले लिया, ग्लास के ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पॉलिश कर दी है। पॉलिश किसकी की जाती है, मिरर पे जो पॉलिश की जाती है वो सिल्वर की कोटिंग की जाती है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है। एक सिंपल सा ग्लास है, उसके पीछे सिल्वर की कोटिंग करके उसके बाद उस पर ब्राउन या रेड कलर पेंट कर दिया जाता है, ताकि जो आपने सिल्वर की कोटिंग की थी उसको कोई नुकसान नहीं होगा उससे। इससे ये ब्राइट सरफेस बन जाएगा। ये बन गया आपका मिरर, स्मूथ मिरर बन गया। ध्यान रखिएगा कोटिंग किसकी की थी आपने, उस पर सिल्वर की कोटिंग की थी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे M1 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट रेगुलरली इज कॉल्ड अ मिरर। इससे लाइट जो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। अगला है इंसिडेंट रे। ये लाइट रे आएगी, सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट रे आ गई। पहली बार जो लाइट रे आएगी और इस पे स्ट्राइक करेगी, किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये लिखा हुआ है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। समझ में आई। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आके इस पॉइंट पर लाई हुई ना,
इस पॉइंट पे लाई हुई, यानी सरफेस के एक पॉइंट पर आकर के ये लाइट रे क्या होगी, लाई करेगी, स्ट्राइक करेगी। उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। द पॉइंट ऑन द मिरर, मिरर पे वो पॉइंट जहां पर आकर के इंसिडेंट रे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यही बताया था अभी। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आगे है रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये लाइट रे यहां आ गई, अब ये चली जाएगी, ये गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस बैक, बाउंस बैक हो गई ना, मिरर से जो बाउंस बैक हो गई उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अगली टर्म आएगी इसके अंदर नॉर्मल। अब ये क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने बना दिया यहां पर एक परपेंडिकुलर, ये बना दिया परपेंडिकुलर। किस पे बनाया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अगली स्लाइड में देख लेते हैं, नॉर्मल ही दिया हुआ है ना, बिल्कुल नॉर्मल। एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। यही बोला था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इमेजिनरी लाइन है, इसी को क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो ये तो क्या था, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सी रे हो गई थी, रिफ्लेक्टेड रे। कोशिश यही करिएगा कि डायग्राम अपने हाथ से बनाइएगा। ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, अब आएंगे दो एंगल आएंगे, एक आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां ध्यान देना, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर है, मिरर बोल दो या इसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो कि ये क्या था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये किस किस के बीच में बनेगा, ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में या इंसिडेंट एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा कौन, एंगल आई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। देख लेते हैं अगली स्लाइड में क्या डेफिनेशन दी हुई है। Angle of incidence, the angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कौन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब ये वाला एंगल कौन हो जाएगा, ये वाला एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा अब ये एक एंगल यहां बन रहा है, ये वाला, और एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में। और ये वाला एंगल जो बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में। तो इस वाले एंगल को तो बोलेंगे ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंस, और इस वाले एंगल को बोलते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लेते हैं यहाँ, दिस इज ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दिस वन इज ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गई चीजें, इजी है, कुछ ज्यादा इसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल चैप्टर है ये। देखो यही बताया क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन होगा, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यही बात की थी। ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, अभी करेंगे एक सवाल ऐसा, गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये थी बेसिक टर्म्स अबाउट रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये को रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दे दिया, उसके बाद ये दिया इस तरह से, ठीक है, और यहां पर आपको एंगल दे दिया, सपोज दैट कितना एंगल नहीं, यहाँ 35 डिग्री दे दिया, ये 35 डिग्री दे दिया। अब आपको पूछा गया है व्हाट इज एंगल आर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहां पर एंगल आर कितना निकालेंगे आप, क्या होगा एंगल आर। तो इसको करने के लिए क्या, इसको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल आर क्या है।
उसको उसको पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू आपको दे रखी है 35 डिग्री, ये किसकी वैल्यू दे रखी है। अब आप देख लो ये एंगल किस किस के बीच में बन रहा है। हाँ, ये एक एरो भी लगा हुआ था, यहाँ बोला था ना मैं थोड़ी देर पहले कि एरो लगाना जरूरी है, उसी से पता लगेगा कि कौन सी लाइन है ये। या ये वाला एरो है, नीचे की तरफ एरो है, इसका मतलब लाइट इंसिडेंस हो रही है। ऊपर की तरफ का एरो है, मतलब यहाँ से लाइट रे जा रही है आपकी। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है ये है गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि ये बन रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे के बीच में। तो आप क्या करें, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ करें। पहले पहले डायग्राम को पूरा करना, ये करके उसके बाद आप बनाएं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, इस तरह से ये बनेगी इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये पूरा 90 का है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 में से 35 माइनस करिए कितना आएगा, 55। तो ये एंगल तो हो जाएगा कितने का, 55 का। जब ये 55 का हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 का। बात समझ में आ गई। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री का। इस तरह से आ जाते हैं क्वेश्चन इसके अंदर। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी 35 का हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें। चलिए बढ़ते हैं अगली, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ, दो ही लॉ हैं, दो ही लॉ हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। हालांकि कहीं कहीं पर कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें तो तीसरा लॉ भी कराया जी, जबकि लॉ लॉ क्या होते हैं, मेनली लॉ जो है वो दो ही होते हैं, तीसरा भी बात करेंगे अभी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी पहला लॉ क्या कह रहा है, पहला लॉ कह रहा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी मिरर आपको दिया हो, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चाहे मिरर आपको कोई भी दिया हुआ हो। दूसरा क्या कह रहे हैं, द इंसिडेंट रे द normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। अभी डायग्राम में देख ही लिया था, यही तो किया था। ये कौन है, इंसिडेंट रे, ये कौन है, नॉर्मल, ये कौन है, रिफ्लेक्टेड रे। सब क्या है यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, ये तीनों लाई करते हैं। ये हैं दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा लॉ बच्चे जो बोलते हैं, तो तीसरा लॉ शायद ये बताया जाता है कि लाइट रे जो क्या होती है, एक ही मीडियम में जाती है। इंसिडेंट भी एक ही मीडियम में होगी और रिफ्लेक्ट भी क्या होगी, उसी मीडियम के अंदर होगी। आपको ये दो लॉ ही करने, तीसरा कोई लॉ इसके अंदर नहीं करना है। आगे क्या है, हाँ जी, अब बात करेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है, इस पर क्या होगा, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज लाई करेगा इस तरह से आके। एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही उधर चली गई, दोबारा बनाते हैं इसको। ये देखिए, ये एक पॉलिश सरफेस है। सपोज दैट यहाँ एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आके स्ट्राइक कर रहा है कुछ इस तरह से। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इस पे आएगा और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये जो जाएगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल ही जाएगा। ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ही क्या करेगा, पैरेलल ही जाएगा। अगर इस तरह का रिफ्लेक्शन कहीं पर आपको दिखाई देता है एक स्मूथ सरफेस से, अगर पैरेलल, पहली बात तो इसमें सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कैसी जाएंगी, पैरेलल ही जाएंगी। क्यों जाएंगी भी पैरेलल, क्यों जाएंगी पैरेलल, पहले तो पढ़ लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, when a parallel beam of light falls on a smooth surface the reflected ray remain parallel। रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, यही बताया था। दूसरा पॉइंट कह रहा है सरफेस मस्ट बी स्मूथ एंड पॉलिश्ड, स्मूथ एंड पॉलिश्ड ही लिया था। तीसरा क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ईच रे, वो तो क्लियर ही है, ये तो लॉ हमने पढ़ा ही था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, वही चीज कर चुके हैं हम लोग। और इसमें जो इमेज बनेगी ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, क्लियर इमेज बनेगी। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज का आंसर करते हैं कि जो लाइट रेज यहाँ पर आई है, पैरेलल बीम आया है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये पैरेलल क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल बनेंगे, नॉर्मल किस किस के बीच, एक नॉर्मल तो यहाँ बनेगा
और एक नॉर्मल क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये दोनों नॉर्मल भी यहाँ पर क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। आप चाहे इनको बढ़ा के देख सकते हैं, आप चाहे इनको बढ़ा के देख सकते हैं। ये नॉर्मल भी कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। इसीलिए आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो है सेम एंगल बनाती हुई जो रिफ्लेक्टेड रहे हैं वो भी क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज होती है पैरेलल क्यों जाती हैं, तो आपको आंसर मिल गया इसका। यहाँ पर रीजन दे रखा है, ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑल द नॉर्मल्स आर पैरेलल, सारे के सारे नॉर्मल पैरेलल हैं। नॉर्मल पैरेलल है तो क्या होंगी, जो लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस उनमें कैसा होगा, सेम होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल जाएंगी। बात समझ में आ गई ये वाली। तो ये है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद आएगा इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपको इसमें तो स्मूथ सरफेस लिया था, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर स्मूथ सरफेस नहीं लेना है, वहां पर सरफेस कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। कमरे में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, रूम में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं या बाहर जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, वो सब किसकी वजह से दिखाई देंगी, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती हैं। क्यों, वहां पर तो कोई स्मूथ सरफेस नहीं है, कहीं टॉल बिल्डिंग है, कहीं पेड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, तो वहां तो आपका पॉलिश सरफेस नहीं है ना, तो वहां पर कैसा है। अब रफ का मतलब ये नहीं है कि खुरदरा, रफ का मतलब उबड़ खाबड़ को भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, मान लेते हैं कि ये हमने ले लिया एक, ये रफ सरफेस ले लिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आएगा, इसमें भी जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आएगा, सरफेस से टकराएगा, ये आया इस तरह से, सरफेस से टकराने के बाद ये लाइट रे जब पैरेलल नहीं जाएंगी, ये लाइट रेज पैरेलल नहीं जाएंगी, नॉन पैरेलल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी नॉन पैरेलल, अब आप देखिए कि यहां पर बनेगा नॉर्मल इधर, इधर, और यहां पर बनेगा इधर। तो ये जो नॉर्मल बनेंगे ये पैरेलल नहीं होंगे, ये नॉर्मल जो है ये पैरेलल नहीं होंगे, ये नॉन पैरेलल होंगे। इसीलिए आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट रेज पैरेलल नहीं होंगी। पढ़ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, पैरेलल बीम क्या हो रहा है, रफ सरफेस पे आ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कैसी है, नॉन पैरेलल है, स्कैटर्ड है। मैंने तो यहाँ दो ही लाइट रेज ली हैं, और भी ले सकते हैं आप, ये लो, ये वाली ले लो, ये इधर चली गई, और ले लो, ये होच पोच हो जाएगा डायग्राम, इसीलिए दो से दिखाया था, ये लो, ये हो गई इधर। तो ये क्या रहेंगी, नॉन पैरेलल हो जाती हैं। क्या नॉन पैरेलल हो जाएंगे, नॉर्मल्स जो है वो नॉन पैरेलल हो जाएंगे, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन रेज भी कैसी हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी। सरफेस क्या है, रफ है या अनइवन है, अनइवन का मतलब वही उबड़ खाबड़ी बताया था अभी आपको। रेज जो है वो अलग अलग लाइट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्लियर इमेज नहीं बनेगी, क्लियर इमेज नहीं बनेगी। लेकिन आपको जो भी चीजें अपने चारों तरफ दिखाई देती हैं वो किसकी वजह से दिखाई देंगी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती हैं। हेल्प अस, यही आ गया वो। अच्छा, रीजन में क्या दिया हुआ है, सारे रीजन मैंने बता दिए हैं, फिर भी बस जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। रफ सरफेस में क्या रहेगा, नॉर्मल्स पैरेलल नहीं है, रेज जो है वो अलग अलग एंगल्स पे स्ट्राइक कर रही हैं, इंसिडेंस हो रही हैं, अलग अलग एंगल्स पे इंसिडेंस हो रही हैं। हालांकि पैरेलल भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो स्ट्राइक करेंगी ना, जब यहाँ पर इंसिडेंट करेंगी, यहाँ पर जब वो लाई करेंगी आकर के, वो एंगल अलग अलग बनेगा सब में, इसीलिए क्या रहेगा, स्कैटर्ड हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी, पैरेलल नहीं जाएंगी बाद में। एक और चीज का जवाब दें, जैसे उसके अंदर तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया था स्मूथ सर्फ, इसमें सॉरी इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर, क्या यहाँ पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रहेगा, क्या यहाँ पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रहेगा, बिल्कुल रहेगा यहाँ पर भी। क्यों, क्योंकि नॉर्मल तो यहीं बनेगा ना, इसका नॉर्मल यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बन रहा है, इसका यहाँ बन रहा है, तो यहाँ एंगल आई, ये एंगल आर, एंगल आई एंगल आर, ये तो इक्वल रहेंगे ना। तो ये चीज जो है वो हर जगह एप्लीकेट होगी। चीज क्लियर, चलते हैं आगे। रिफ्लेक्शन, हाँ जी, इसमें एक स्पेशल केस है। अभी तक आपने क्या, हमने क्या पढ़ा, आपने सिंपल रिफ्लेक्शन पढ़ा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। अगर मैं कहूँ कि ये देखो एंगल ऑफ आई, एंगल आई पढ़ लिया, एंगल आर भी हो गया, अगर एक लाइट रे इस तरह से आके स्ट्राइक हो जाए, इस तरह से सीधा, अगर एक लाइट रे मान लीजिए, एक मिनट सरफेस बनाने दीजिए नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से आ गया ना,
अब यहाँ पर जो लाइट रे, ये था क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर कोई लाइट रे यहाँ पर आके परपेंडिकुलर लाई करती है, सीधी आके लाई करती है, तो ये क्या करेगी, ये होगी ना इंसिडेंट रे, तो ये अपने पाथ को क्या कर देगी, रिट्रेस कर देगी, इसी से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए बोला जाता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, सरफेस के साथ। या बोलना चाहिए कि ये लाइट रे जो है यहाँ पर कैसे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मली लाई कर रही है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एक 90 डिग्री का, या बोलूं मैं कि सरफेस जो है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसी को तो नॉर्मल बोला ना। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल बनाने चाहें तो वो भी ऐसे बनेगा। और लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो भी क्या हो रही है, इसी के ऊपर हो रही है। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो लाइट रे वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ एंगल आई कितना हो जाएगा, एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो होता है ना, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल आई होगा। तो यहाँ पर आई भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए ये अपने पाथ को क्या कर देगी, रिट्रेस कर देगी। समझ में आ गई, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है लाइट का, ये दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है थियरी के अंदर। व्हेन अ लाइट रे फॉल्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या नॉर्मली, ये टर्म्स आपकी बहुत काम आने वाली हैं, परपेंडिकुलर और नॉर्मली, हल्के मत लेना इन चीजों को। इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्यों, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको क्या बोला, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। समझ में आ गई चीज ये। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इमेज, अगला टॉपिक है इमेज। इमेज क्यों दिया है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम आने वाले टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर से पहले प्लेन मिरर आपको करना है, तो उसमें हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन इमेज, इमेज क्या होती है। इमेज, इमेज कब बनेगी, इमेज तब बनती है जब कम से कम 2 लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करे, या हमें ऐसा लगे कि वो कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तभी वहां पर इमेज बनेगी। इंटरसेक्ट का मतलब, सपोज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर लाइट रे एक इस तरफ से इस तरफ गई और एक इस तरफ गई इस तरह से, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, कम से कम 2 लाइट रेज होनी चाहिए, एक लाइट रे से इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो एन इमेज इज फॉर्म्ड कब बनती है, व्हेन लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मिरर, या तो मिरर होगा या लेंस होगा, रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, रिफ्रैक्शन होगा किससे, लेंस से। इमेजेस दोनों में ही बनेंगी। पढ़ेंगे हम यहीं पर कि इमेज कैसे बनती है, सॉरी इमेज क्या होती है और कितने तरह की होती हैं। इसलिए हम मिरर और लेंस दोनों लिख दिया कि या तो लाइट रेज सचमुच मिलेंगी, या हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रेज आपस में मीट कर रही हैं। कब मीट कर रही हैं, या तो मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है या लेंस से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तब इमेज बनती है। अब इमेज कितनी तरह की बनेंगी, इमेज होंगी 2 तरह की, इमेज होगी 2 तरह की, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगी, जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट करेंगी, यहाँ मीट कर रही हैं, एक्चुअल में जब लाइट रेज आपस में मीट करती हैं तब बनने वाली इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलेंगे। और जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, सीधी बनती है, सॉरी उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनेगी। एक्चुअल में मीट कर रही है, रियल इमेज हो जाएगी, यही देख लेते हैं ना, एक्चुअल में मीट कर रही हैं, और ये क्या रहेंगी हमेशा, इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब जनरली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इमेज क्या हो जाएगी, ये दिस वन, इस तरह से अपसाइड डाउन। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। और रियल इमेज जो होगी उस वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, स्क्रीन पर आपको उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं हम लोग, तो वहां पर क्या लगा रहता है, स्क्रीन नहीं एक पर्दा ही तो होता है, स्क्रीन होती है जो, तो वहां पर पिक्चर आपको दिखाई देती है, तो वो इमेज कैसी होती है, रियल इमेज होती है। प्रोजेक्टर पे जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, वो भी रियल इमेज होगी। समझ में आ गया। वर्चुअल इसका जस्ट अपोजिट कर देना, जस्ट अपोजिट। कैसे, वर्चुअल इमेज में एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि कहीं मिल रही हैं, या हमें उनको क्या करना पड़ रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी हम लोग करेंगे, जब प्लेन मिरर से इमेज की फॉर्मेशन होगी ना, तो उसके अंदर इसको देखते हैं भी कि किस तरह से वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर
एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं लाइट रेज, जस्ट अपीयर टू मीट, ऐसा लग रहा है कि मीट हो रही हैं। अब जब रियल इमेज तो आपकी स्क्रीन पे आपको मिल गई थी, वर्चुअल इमेज आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगी, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं मिलती आपको, और ये हमेशा सीधी होती है, ऑलवेज इरेक्ट, अपराइट, सीधी, इस तरह से मिलेगी आपको। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? तो अगर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बीच में आपको डिफरेंसेस पूछे जाएंगे तो आप कर लेंगे, सिंपल चीजें। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड क्या कह रही है। अगली स्लाइड कह रही है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए, प्लेन मिरर क्या होता है? शीशा है, दिन में 50 बार शीशे में देखते हैं अपने आप को, तो वहां पर इमेज कैसी बनती है? देखते हैं अभी कैसी इमेज बनती है, इमेज शीशे में कैसी बनेगी। उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर क्या होता है। हाईली पॉलिश सरफेस है मिरर, जो है हाईली पॉलिश सरफेस है, जो क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे बनेगा? अभी मैंने जब स्टार्ट किया, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो वहीं पर मैंने मिरर बताया था आपको, और कहा था कि ग्लास के ऊपर किसकी कोटिंग करनी है? सिल्वर की पॉलिश की जाती है, डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर ऑन वन साइड ऑफ अ ग्लास शीट। ग्लास की सिंपल शीट है, उसके पीछे की तरफ सिल्वर की कोटिंग कर दो और उसके ऊपर रेड या ब्राउन पेंट कर दो, आपका मिरर तैयार है। मम्मी की मेकअप किट में नहीं देखा क्या? पुराना शीशा पीछे से कभी खुरच के देखना उसको, बिल्कुल ग्लास निकल आएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, छुप के करना ये काम। कुछ बेसिक टर्म है यहाँ पर, एक है ऑब्जेक्ट और एक है फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, जो लाइट देगा बाय इटसेल्फ और बाय रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी जिसका साइज बहुत छोटा होगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसका साइज बड़ा होगा, कंसिडरेबल जिसका साइज होगा, यानी कंसीडर कर सकते हैं आप उसको, देख सकते हैं, उस साइज की बात की जा रही है। अब है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखें कि एक प्लेन मिरर से इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। छोटा सा डायग्राम देखते हैं। सपोज दैट ये है प्लेन मिरर, ये इस तरह से, इधर इस पे पॉलिश कर दी है, यहां पर मैंने रख दिया है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किससे दिखाना है? एरो से दिखाना है। ये लीजिए, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखो, एक लाइट रे जाएगी, ये यहां गई लाइट, ये लाइट जा रही है इस तरह से। अब ये लाइट जब इधर गई है तो ये किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी? किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ये? अब आप देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लाइट रे इधर इंसिडेंट हो रही है, दैट मीन्स ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये नॉर्मली परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, इसीलिए अपने पाथ को क्या कर देगी? रिट्रेस कर देगी, उसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक। अभी थोड़ी देर पहले किया था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अच्छा एक मिनट, ज्यादा ज्यादा साफ हो गया। अब दूसरी लाइट रे ये ले जाओ इस तरह से, ये गई इस तरह से, इधर जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट किधर हो जाएगी? इधर रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब ये जा रही है इधर और ये जा रही है इधर, आपस में कहीं पर भी ये मीट नहीं करेंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमें इसको इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जाकर के मिलेंगी एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट हो जाएगा यहां पर। तो इमेज कहां पर बन जाएगी इसकी? ये बन जाएगी इसकी इमेज, बन गई ये वाली इमेज। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ कि यहां पर लाइट रेज कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी। लाइट रेज कहाँ इंटरसेक्ट? लाइट रेज इधर तो इंटरसेक्ट हो नहीं रही थी, तो हमने क्या किया? उनको पीछे की तरफ क्या कर दिया? आपने एक्सटेंड करना पड़ा आपको, जबरदस्ती आपने उसको पीछे की तरफ बढ़ाया और फिर उसको एक पॉइंट पर आपने क्या किया? कन्वर्ज किया, या बोलने की इंटरसेक्ट कराया, और वहां पर आपने इमेज की फॉर्मेशन की है। ठीक है, एक्सटेंड किया है। इसीलिए प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल बनेगी तो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। दैट मीन्स जो शीशे में आप अपना चेहरा देखते हैं, जो शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, वो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल बनती है तो इरेक्ट बनती है, इसीलिए हमें अपने आप को सीधा दिखाई देता है। दूसरी चीज ये आपका मिरर है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है? यू। एंड मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वी। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, यानी कहने का मतलब u इक्वल टू क्या रहता है? यहाँ पर v रहेगा। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज,
द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ऑलवेज इक्वल। जितना शीशे के आगे खड़े होंगे उतना ही शीशे के पीछे की साइड में आपकी इमेज बनती है। नेक्स्ट है इसके अंदर साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज की फॉर्मेशन होती है। आपको अपना साइज कभी छोटा या बड़ा लगता है क्या शीशे के अंदर? सेम साइज दिखाई देता है ना। तो क्यों? क्योंकि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रहता है प्लेन मिरर के अंदर। तो कुछ मिरर आप ऐसे भी तो देखते हैं ना जिसमें चेहरा मोटा दिखाई देता है, फिर बीच वाला हिस्सा सही दिखाई सेम साइज का, और फिर टांगे जो बिल्कुल पतली दिखाई देती हैं। वो क्या अम्यूजमेंट पार्क में आप लोगों ने देखा होगा, ये वो क्या चीज होती है? वो कॉम्बिनेशन होते हैं लेंसेज के, आगे आएगा वो, सॉरी मिरर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन होता है, करेंगे उसको भी आगे। और जो सबसे खास बात इसके अंदर, इमेज जो होती है वो कैसी रहेगी? लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जब आप शीशे में अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो कौन सा दिखाई देता है? राइट। और राइट जब उठाते हैं तो क्या दिखाई देता है? लेफ्ट दिखाई देता है। इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या ये वाली चीजें सारी समझ में आ गई? ये मैंने आपको यहाँ पर एक बार रफ डायग्राम बना के दिखाया था कि आप लोगों को ये डायग्राम किस तरह से बनाना है। साइज दोनों का सेम लेना है, इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी, दोनों के आगे पीछे का डिस्टेंस भी जब क्या करना है आपको बराबर रखना है। कल की क्लास जब हम लोग करेंगे तो इसका मैं आपको एक डायग्राम और दिखाऊंगी यहाँ पर कि किस तरह से बनाना है इसको, ठीक है। अच्छा, अगली चीज ये, एक चीज इसके अंदर ये आती है कि अगर आपको अपना फुल साइज या फुल लेंथ का आपको वो देखना है, इमेज बनानी है, इमेज देखना चाहते हैं आप मिरर के अंदर, तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? कितनी हाइट होनी चाहिए मिरर की? सपोज दैट कि एक कोई पर्सन है जिसकी हाइट 8 फीट है, 8 फीट का पर्सन है, तो उसको अपनी पूरी हाइट देखनी है मिरर के अंदर, तो उसका साइज कितना होना चाहिए? एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, 4 फीट का होना चाहिए। अगर आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट का आपका मिरर होना चाहिए, अगर आप पूरा आपको उसमें साइज देखना है तो, ठीक है। और एक चीज और, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो कितनी रहेगी? इनफाइनाइट रहेगी। फोकल लेंथ क्या होती है इसकी बात कल की क्लास में करेंगे। आगे चलते हैं। लेटरल इन्वर्जन अभी किया था ना, लेटरल इन्वर्जन, यहां सिर्फ उसका डेफिनेशन है। प्लेन मिरर में बता ही दिया था आपको, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड कैसी दिखाई देती है? राइट दिखाई देती है। इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन और लेफ्ट राइट इन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है। कहने के लिए बहुत आसान है, लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, लेकिन जब आप इसको लिखने बैठते हैं तो कई बार लिखने में हमें इसको लिखने नहीं आता है कि कैसे लिखना है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक स्लाइड दे दी है कि लेटरल इन्वर्जन को आपको किस तरह से लिखना है। इसको साइड वे इन्वर्जन भी बोला जाता है। जैसे ABC लिखो तो C पहले दिखेगा और A बाद में दिखाई देता है। क्या चीजें क्लियर हो गई? सो दिस इज ऑल अबाउट आपका, ये अभी हम लोगों ने आज किया है क्या कि लाइट क्या होती है, लाइट के सोर्सेज क्या होंगे, बेसिक टर्म्स कर ली हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसकी बेसिक टर्म हो गई हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, स्पेशल केस, इमेज क्या होती है, और प्लेन मिरर से इमेज किस तरह से बनती है, वो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब कल की क्लास में आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर करेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स की टर्म क्या होती है, और उनसे इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होते हैं। क्या इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई? आज वाली क्लास आप लोगों को क्लियर होगी। तो मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में मिलेंगे और आगे की चीजें करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।